माना कि मंजिल तक जाने वाला हर रास्ता मुश्किल होता है, लेकिन मंजिल तक पहुंचाने वाला हौसला रास्ते की मुश्किलों से ज्यादा बड़ा है। जी हाँ दोस्तों, अगर हमारा हौसला बड़ा होगा तो कितनी भी मुश्किलें आएंगी, हम निश्चित रूप से कभी ना कभी सफल अवश्य होंगे। बस हमारा हौसला बुलंद होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मोनेश वर्मा आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस हम करेंगे जिसमें आपने सपोर्ट किया है। जो पोल हमने क्रिएट किया था फेसबुक ग्रुप और यूट्यूब चैनल पर, कम्युनिटी में जाके आपने देखा होगा, काफी विद्यार्थियों ने बहुमत के तौर पर देखा जाए तो प्रॉफिट एंड लॉस को इसमें क्या बोलते हैं, वोट किया है, बहुमत दिया है। तो इसलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस। काफी विद्यार्थियों ने प्रॉफिट एंड लॉस में इंटरेस्ट दिखाया है, इसलिए हम शुरू करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। एक अच्छा टॉपिक है और वैसे भी हम प्रतिशत के बाद में प्रॉफिट एंड लॉस करते हैं, लाभ हानि करते हैं, तो हमें ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि दोनों अलग अलग टॉपिक नहीं है। प्रतिशत और लाभ हानि दोनों एक ही टॉपिक हैं, बस फर्क इतना सा है कि प्रतिशत में हम जिस चीज को हम वृद्धि बोल रहे थे वो चीज यहां पर क्या है, लाभ के रूप में है। प्रतिशत में जो चीज हम कमी के रूप में बोल रहे थे वो चीज यहां पर किस रूप में है, हानि के रूप में है। मुझे उम्मीद है कि आपको बेसिक नॉलेज होगी, लेकिन आपको कितने बेसिक नॉलेज होगी, मुझे शुरुआत बेसिक से ही करनी होगी, क्योंकि आपको पता है, आप जानते भी हैं कि किसी भी चीज की शुरुआत यदि हम जीरो लेवल से करते हैं, चाहे भले हमें आती हो, लेकिन अगर हम जीरो से स्टार्ट करेंगे तो हमें समझने में दिक्कतें नहीं होगी। तो चलिए विद्यार्थियों, मेरे साथ आप बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। आज का जो क्लास होगा वो बेसिक होगा, थोड़ा सा आप पेशेंस रखिए, धैर्य रखें। ये नहीं कि बेसिक तो हमें आता है तो आप वीडियो को स्किप करके आप चले जाएं, नहीं, ऐसा मत कीजिएगा। आपको निश्चित रूप से कुछ ना कुछ सीख अवश्य मिलेगी। और शुरुआत भले ही यहां पर स्टार्ट हम जीरो लेवल से करें, लेकिन आप देखेंगे धीरे धीरे जो लेवल है वो ऊपर चला जाएगा। जिस तरीके से आपने परसेंटेज में देखा था पहले वीडियो में ही, हमने काफी अच्छे सवाल भी किए थे, उसी तरीके से आज भी हम काफी अच्छे सवाल करने वाले हैं, काफी अच्छा कॉन्सेप्ट हम समझने वाले हैं। लेकिन आप लोग मेरे साथ बने रहिए। चलिए, Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. देखते हैं क्या है इसका बेसिक। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका जो बेसिक है वो क्या कहता है, तो इसका जो बेसिक है वो ये कहता है कि इसमें आपने 3-4 शब्द देखेंगे। और शब्द क्या है, देखो आप समझो। एक तो होता है, आपने देखा होगा सीपी। क्या देखा होगा आपने, सीपी। सीपी का मतलब क्या हुआ, क्रय मूल्य। सीपी का मतलब क्या हुआ, क्रय मूल्य, यानी कॉस्ट प्राइस। एक होता है आपका एसपी। एसपी का मतलब क्या होता है, सेलिंग प्राइस, यानी क्या होगा, विक्रय मूल्य। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। एक होता है प्रॉफिट। एक होता है प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब क्या होगा, लाभ। और एक होता है हानि, यानी कि लॉस, जिसे हम कहेंगे लॉस। और लॉस का मतलब क्या होगा, हानि। ठीक है। अब आप देखो जो यहां पर दे रखा है क्रय मूल्य, एक आपने नाम सुना होगा लागत मूल्य का भी। क्या सुना होगा, लागत मूल्य का भी आपने नाम सुना होगा। लागत मूल्य और क्रय मूल्य में क्या अंतर है, तो देखा जाए तो लागत मूल्य और क्रय मूल्य एक ही होता है, अलग अलग नहीं होता है। लेकिन अगर इसे गहराई में हम जाके देखें, थोड़ा सा अंतर आपको दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा कि मान लीजिए मैं किसी वस्तु को 100 रुपए में खरीदता हूं। किसी वस्तु को हम कितने में खरीदते हैं, 100 रुपए में खरीदते हैं, और अदर खर्चे क्या है, उसके जीरो हैं। अदर खर्चे क्या है, जीरो है। ये इसका कॉस्ट प्राइस हो गया, और ये इसका क्या हो गया, ये इसका क्या हो गया, अन्य खर्चे हो गए, अदर एक्सपेंस हो गए, और वो क्या है, जीरो है। तो बराबर आप इसको क्या कहेंगे, लागत मूल्य कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, लागत मूल्य। जब क्रय मूल्य के साथ में अदर खर्चे आप जोड़ दिए जाएं तो लागत मतलब वस्तु हमें कितने की पड़ी है वो हमारी क्या होगी, लागत मूल्य होगी। लेकिन अधिकतर क्वेश्चनों में जो अदर खर्चे वो क्या होता है, जीरो होता है। तो अब आप देखो ये क्या है, सीपी, ये क्या है, लागत मूल्य। तो लागत मूल्य किसके बराबर हो गया, सीपी के बराबर हो गया। तो इसलिए हम सीधे सीधे तौर पर कह देते हैं कि लाभ हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर की जाती है। किस पे करते हैं, क्रय मूल्य पर। अगर गहराई में हम जाके देखें
तो लाभ हानि की गणना लागत मूल्य पे करते हैं, न कि क्रय मूल्य पे करते हैं, लेकिन जनरल तौर पे कहा जाए तो हम कह सकते हैं क्रय मूल्य पर करते हैं। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है कि यहां पर आपको कोई डाउट नहीं होगा। देखो सीपी ऑलवेज 100%, सीपी जो है वह हमेशा क्या होता है 100% होता है। सीपी को आप हमेशा क्या मानेंगे 100% मानेंगे। विक्रय मूल्य, यहां पर क्या बोला गया है विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य का मतलब क्या होता है कि आप वस्तु को कितने में बेच रहे हो, आप वस्तु को कितने में बेच रहे हो वो आपका क्या होगा विक्रय मूल्य होगा। अब देखो यहां पर आपको दे रखा है क्या प्रॉफिट, अगर 100% से ज्यादा आपको कुछ मिल रहा है तो वह आपका क्या होगा प्रॉफिट होगा। जैसे मान लीजिए 10%, 100% से ज्यादा यहां पर कितना है 10%, तो 10% आपका क्या होगा लाभ होगा। और 100% से कम, 100% से कम यदि कुछ भी है तो वह क्या होगा आपका हानि होगा। जैसे मान लीजिए 100% माइनस कितना है 10%, तो 10% आपकी क्या होगी हानि होगी। अब देखो यहां पर एक बात और समझो, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य है 120%, कितना है 120% है। अब साफ साफ है कि अगर किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 120% है तो 120% में 100% तो क्या है सीपी है, 120% में 100% क्या है सीपी है। और अगर 100% आपका सीपी है तो आप मुझे बताओ प्रॉफिट कितना परसेंट होगा, तो 100% से अधिक जो होगा वह आपका प्रॉफिट होगा, लाभ होगा। और 100% से जो कम होगा वह क्या होगा हानि होगा। कह दिया जाए कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 90% है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है 90% है, तो साफ साफ है कि इसमें हमें क्या हुई है हानि। 100 से यदि कम है माइनस है तो हानि है, और 100 से यदि प्लस है तो क्या है लाभ है। तो यहां से आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कि यहां लॉस कितने का है 10% का है। मुझे उम्मीद है कि ये बेसिक चीजें आपको पता है, आपको आती है और आपने समझ लिया होगा। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि ये पेन है, मान लीजिए कितने का है 50 रुपए का है। यह पेन कितने का है 50 रुपए का है। इस पेन को मैं 50 रुपए में खरीदता हूं, इस पेन को मैं 50 रुपए में खरीदता हूं और 60 रुपए में बेच देता हूं। खरीदा कितने में 50 रुपए, बेचा कितने में 60 रुपए। तो 50 रुपए जो है वह मेरी क्या है कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है। 60 रुपए जो है वह मेरा क्या है विक्रय मूल्य है। 50 से जो अधिक है वह मेरा क्या है लाभ है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस से जो अधिक होगा वह तो क्या होगा लाभ होगा, और कॉस्ट प्राइस से जो कम होगा वह क्या होगा हानि होगा। तो 50 से ज्यादा जो 10 रुपए आया था 10 रुपए क्या होगा मेरा लाभ होगा। आपने ये भी देखा होगा हमेशा सवालों में लाभ नहीं लाभ परसेंट की बात करता है, हानि नहीं हानि प्रतिशत की बात करता है अधिकतर सवालों में अगर देखा जाए तो अगर लाभ परसेंट हानि परसेंट निकालना है तो वो तो आपको पता ही है कि हमेशा जो बेस मानते हैं, बेस हम किसको मानते हैं क्रय मूल्य को मानते हैं। यानी कि लाभ हानि की गणना हमेशा कौन से मूल्य पे करते हैं, क्रय मूल्य पे करते हैं या लागत मूल्य पे करते हैं। क्लियर है? तो चलिए और आगे बढ़ते हैं, हम एक बार देखते हैं क्या हम सवाल कर सकते हैं अब। जी हाँ हम सवाल कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाहता हूं, और वह कॉन्सेप्ट क्या है जरा देखिएगा। हमेशा जो लाभ हानि, आप मुझे यह बता दीजिए, मैंने कहा कि लाभ हानि हमेशा किस पे होता है सीपी पर होता है, क्रय मूल्य पे होता है। मुझे उम्मीद है कि यहां तक चीजें क्या हो गई आपकी क्लियर हो गई हैं। अब देखो मैं आपसे क्या बताना चाह रहा हूं, आप मुझे बताइए एक व्यक्ति की जो इनकम है वह एक्सपेंसेस से खर्चों से ज्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए। तो आप कहेंगे हमेशा इनकम ज्यादा होनी चाहिए और एक्सपेंसेस यानी खर्चे कम होनी चाहिए, तभी जाकर बात सही है। तो देखो मैं ये भी कह रहा हूं कि इनकम, इसको हम एक तरीके से और बता रहे हैं, इनकम इनकमिंग और आउट गोइंग, ये भी आप कह सकते हो इनकमिंग और आउट गोइंग। हमेशा लाभ हानि की गणना किस पे करोगे आप इनकमिंग और आउट गोइंग पर। देखो इनकमिंग का मतलब क्या है कि हमारे पास में जो आया, हमारे पास में जो आया वह तो क्या है इनकमिंग है, और आउट गोइंग क्या है, तो हमारे पास जो चीज गई वो क्या है आउट गोइंग है। हमारे पास जो आया वह हमारा क्या है हमारी इनकमिंग है, और हमारे पास से जो गया वह क्या है आउट गोइंग है। आप समझिएगा इस बात को, आप समझ जाएंगे। देखो मैंने क्या किया, इस पेन को मैंने कितने में खरीदा, इस पेन को मैंने 50 रुपए में खरीदा। किस पे खरीदा मैंने इसको 50 रुपए खरीदा। तो 50 रुपए जब मैंने खरीदा तो 50 रुपए मेरे पास में आए या गए, तो आप कहेंगे 50 रुपए मेरी जेब से गए। तो गए मतलब क्या है आउट गोइंग है। तो इसकी जो आउट गोइंग है, इसकी जो
आउट गोइंग है इस पेन को खरीदने के लिए वह कितना है, 50 रुपए है। कितना है, 50 रुपए है। और जो इनकमिंग है तो वह कितनी आई है, 60 रुपए। इनकमिंग का मतलब मेरे पास कितना रुपए आया, तो मेरे पास में कितना आया, 60 रुपए। हमेशा लाभ हानि गणना सीपी पर या यूं कह सकते हो आउट गोइंग पर करते हैं। किस पर करते हैं, हमेशा आउट गोइंग पर, कि हमारी जेब से क्या गया है। यहां पर बात रुपए की है तो रुपए गए होंगे, या आगे हम बात करेंगे किसकी, वस्तुओं की बात भी हम करेंगे, तो वहां पर भी हम देखेंगे आउट गोइंग क्या है। आउट गोइंग क्या है, आपको गणना उसी पर करनी है, किसकी, लाभ हानि की। आपको रटने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है कि जब मूल्य की बात करें तो लाभ हानि गणना करें मूल्य पर या लागत मूल्य पे करते हैं, और जब लाभ हानि गणना वस्तुओं पे करते हैं तो बेची गई वस्तुओं पे करते हैं। नहीं, आपको बिल्कुल भी रटने की आवश्यकता नहीं है। जो कॉन्सेप्ट मैं आपको यहां बता रहा हूं निश्चित रूप से आपको ये चीजें भुलाने के लिए मजबूर कर देंगी, लेकिन आप बस इस चीज को समझने की कोशिश करिए, व्हाट इज इनकमिंग और आउटगोइंग। ये भी कोई नई चीज नहीं है, ये आप जानते भी हैं इनकमिंग क्या है और आउटगोइंग क्या है। आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जो चीज हमारे पास से जाती है लाभ हानि गणना उसी पर हमें करते हैं। तो यहां पर 50 रुपए हमारी जेब से गया, 60 रुपए हमारे पास में आया, तो लाभ कितने का हुआ, 10 रुपए का हुआ। किस पर हुआ, 50 पर, क्योंकि आउटगोइंग कितनी है यहां पर, 50 रुपए है। गुणा किससे कर दोगे, 100 से, देन आंसर क्या आएगा, 20%। आंसर कितना आएगा, 20%। यह बात किस में कर रहा था, मैं आपसे रुपए में बात कर रहा था। अब देखो मैं आपसे कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं, समझने की आप कोशिश कीजिएगा। कोशिश ये है कि मैंने ऐसे 4 पेन खरीदे। कितने पेन खरीदे मैंने, 4 पेन खरीदे, और 4 पेन मैंने कितने में खरीदे, 100 रुपए में। या यूं कहो 50 का तो कितने में खरीदे, 200 में खरीदे होंगे। एक पेन कितने का था, ये एक पेन था 200 रुपए का। एक पेन था 50 रुपए का, तो 4 पेन कितने में खरीदोगे, 200 में खरीदोगे। अच्छा, अब मैंने क्या किया, जैसे ही मैंने यहां पर 3 पेन बेचे, जैसे ही मैंने यहां पर 3 पेन बेचे, और 3 पेन बेचने पर मुझे कितने प्राप्त हो गए, 200 रुपए प्राप्त हो गए। 4 पेन मैंने कितने में खरीदे, तो 4 पेन खरीदे मैंने 200 में, और 4 पेनों के ये तो यहां खरीदा है, खरीदा और ये बेचा। तो कितने पेन खरीदे थे आपने, 4 पेन खरीदे हैं हमने, और पैसा कितना लगा है हमारा, 200 रुपए लगा है। अब यहां पर कितने पेन बेचे हैं, 3 पेन बेचे हैं, और 3 पेन हमने कितने बेचे हैं, 200 रुपए में बेचे हैं। अब देखो यहां पर मूल्य तो बराबर है, यहां पर क्या चीज बराबर है, मूल्य तो बराबर है, क्योंकि खरीदा कितने में, 200 में, बेचा कितने में, 200 में। लेकिन यहां पर अंतर किस में है, तो खरीदी और बेची गई वस्तुओं में है। यानी कि यहां पर लाभ हानि गणना मूल्य पर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, मूल्य तो क्या हो गया है, बराबर हो गया है। और जब मूल्य बराबर हो गया है तो यहां पर गणना किस पर होगी, वस्तुओं पर होगी। कौन सी वस्तुओं पर होगी, खरीदी गई और बेची गई वस्तुओं पर होगी। हमने 200 रुपए में कितने पेन खरीदे, 4 पेन खरीदे। हमने 200 रुपए में कितने पेन बेचे, 3 पेन बेचे। तो आप मुझे बताओ लाभ हुआ कि हानि हुई, तो आप कहेंगे बिल्कुल सर यहां पर क्या हुआ है, लाभ हुआ है। लाभ क्या किसका हुआ है, लाभ पैसे का तो हुआ ही नहीं, लाभ किसका हुआ है, एक पेन का हुआ है। तो लाभ हो गया विद्यार्थियों एक पेन का। अब मुद्दा यहां पर है, एक पेन का लाभ तो हो गया, पर एक पेन का लाभ 4 पेन पे हुआ, 3 पेन पे हुआ है, किसी और पर हुआ। विद्यार्थी गलती यहां कर देता है, विद्यार्थी गलती यहां कर बैठता है, उसे रट्टा मारा हुआ होता है कि हमें किस पर करना है, क्रय मूल्य पे करना है। मूल्य को ध्यान देता नहीं, क्रय पे ध्यान देता है। तो क्रय तो कितना किया है यहां पर, 4 किया है, और बटा कितना कर देगा यहां पर, 4 कर देगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, जब भी आप सवाल करें तो आप रटे नहीं, कि उस चीज को समझें। अगर हम किसी चीज को रटेंगे तो निश्चित है एक ना एक दिन अवश्य भूल जाएंगे, लेकिन यदि हम किसी चीज को समझेंगे तो निश्चित है हम कभी भी नहीं भूलेंगे। अगर हमें साइकिल चलाना आता है, अगर हमें साइकिल चलाना आता है और 20 साल तक हमने बीच के 20 साल में हमने साइकिल नहीं चलाया है, लेकिन कभी मान लीजिए हमें साइकिल चलाने की आवश्यकता पड़े, तो हम निश्चित रूप से 1% भी नहीं हिचकिचाएंगे और हम सीधा हैंडल पकड़ के साइकिल चलाना स्टार्ट कर देंगे। कारण क्या है, कारण यह है कि हम वहां पर साइकिल चलाना याद नहीं किए थे, साइकिल चलाना हमने सीखा था। जबकि अगर 20 साल के बाद तो बहुत दूर की बात है, अगर हम 20 दिन के बाद में भी, अगर 20 दिन तक हम नहीं पढ़ते हैं और 20 दिन के बाद में हम स्टार्ट करते हैं कोई वापस पुराना पढ़ा हुआ टॉपिक, तो हम बिल्कुल भूल जाते हैं। क्यों, क्योंकि हमने वहां पर याद किया था, न कि समझा था। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कॉन्सेप्ट को आप समझने की कोशिश कीजिएगा, आपको निश्चित रूप से
आप समझ जाएंगे तो आप कभी भी अटकने वाले नहीं हैं। अगर सवाल थोड़ा बहुत घुमा भी देगा तो आप निश्चित रूप से उसका जवाब दे पाएंगे। लेकिन यदि आपने रटने की कोशिश करी, सूत्रों को याद करने की कोशिश करी, ट्रिक को याद करने की कोशिश करी, तो आप उन्हीं सवालों को हल कर पाएंगे जो सवाल आपने पहले कभी किए हैं। और उनकी भी शर्त यही है कि यदि आपको ट्रिक्स और फॉर्मूलेज याद हैं तो ही आप कर पाओगे, अन्यथा नहीं कर पाओगे। लेकिन यदि आपने कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो आप वो सवाल भी कर पाएंगे जो आपने पहली बार देखे हैं, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट क्या है, क्लियर है। तो मैं आपको यहां पर कॉन्सेप्ट क्लियर कराने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन आप अपने आप को थोड़ा सा आप समझाने की कोशिश करें कि हां कुछ नया है। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, शुरुआत तो हम जीरो से ही करेंगे, जीरो से ही हम कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस की बहुत ज्यादा सख्त आवश्यकता है शुरुआत के 1-2 वीडियोज में। जैसे ही आगे निकलेंगे तो आपको खुद को लेवल समझ में आ जाएगा कि लेवल क्या है। तो यहां पर आते हैं वापस पॉइंट पर। पॉइंट क्या है कि एक पेन का लाभ हुआ, एक पेन का लाभ हुआ। अब एक पेन का लाभ किस पर हुआ, तो मैंने कहा लाभ हानि गणना किस पे करना है, आपको आउट गोइंग पे करना है। किस पे करना है विद्यार्थियों, आउट गोइंग पे करना है। अब आप मुझे बताओ आपकी जेब से क्या गया, आपकी जेब से क्या गया। आपके पास आया क्या था, 4 पेन, वो तो इनकमिंग है। आया मतलब क्या है, इनकमिंग है, तो आया क्या था, 4 पेन। लेकिन आपकी जेब से गया क्या, तो पैसा तो गया नहीं, पैसा तो गया नहीं। क्या गया आपकी जेब से, यहां पर आपकी जेब से 3 पेन गई। आपकी जेब से क्या गए, यहां पर 3 पेन गए। तो जो हमारी जेब से जाएगा उसी पर हम क्या कर देंगे, लाभ हानि की गणना कर देंगे। तो एक पेन का लाभ 4 पर नहीं हुआ, किस पर हुआ, 3 पेन पर। गुणा किससे कर दोगे, 100 से, तो आंसर कितना आ जाएगा, 33 सही 1/3%। अब कुछ लोग इसको कैसे याद करते हैं, कहते हैं खरीदी गई वस्तु माइनस बेची गई वस्तु बटा बेची गई वस्तु गुणा 100। अगर आप हर सवाल के लिए ट्रिक याद करने लग गए तो भाई साहब आपका कुछ भी होने वाला नहीं है। ट्रिक तो आपको याद करनी ही नहीं है, ट्रिक नाम की कोई बीमारी आपके पास होनी ही नहीं चाहिए, आसपास भटकनी भी नहीं चाहिए। सबसे पहले आप जो आपके मन में अगर कीड़ा पार रखा है, वायरस पैदा कर रखा है कि ट्रिक से सफलता मिल जाती है, तो आप उनसे मिलिए। जिन्होंने सफलता हासिल करी है वास्तव में, वो कभी भी आपको ट्रिक की सलाह नहीं देंगे। ट्रिक सिर्फ और सिर्फ ट्यूटर जो होता है अपना प्रभाव जमाने के लिए ट्रिक बताता है कि इतना छोटा भी हो सकता है, और विद्यार्थी उसमें खुश हो जाता है कि हाँ इतना छोटा सवाल हो गया। लेकिन निश्चित रूप से ये ट्रिक एक वह दलदल है जिससे आप कभी बाहर नहीं निकल सकते, और कभी भी आप मंजिल तक नहीं पहुंच सकते, जबकि मंजिल आपके सामने खड़ी है, लेकिन दलदल में फंस गए हैं, आपको वहीं पर फंसे रहना है, आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो कभी भी आपको दलदल में नहीं फंसना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलना है मेरे साथ। चलिए, तो ये चीज आपको समझ में आ गई कि लाभ हानि गणना किस पे करते हैं, आउटगोइंग पे करते हैं। किस पे करते हैं विद्वानों, आउटगोइंग पर करते हैं। आउटगोइंग आपका पैसा भी हो सकता है, आउटगोइंग आपकी वस्तुएं भी हो सकती है। यहां आउटगोइंग पैसा भी था हमारा, लेकिन आउटगोइंग और इनकमिंग का पैसा क्या था, बराबर था। 200 में खरीदा गया, 200 में ही बेचा गया, इसलिए हमने गणना मूल्य पर न करके किस पे किया, वस्तुओं पे किया। कि खरीदा कितनी वस्तुएं था मैंने, 4, और बेची कितनी है, 3, तो इसलिए मुझे कितने का लाभ हुआ, 1 पेन का लाभ हुआ। 1 पेन का लाभ किस पर हुआ, बेची गई वस्तुओं पर, यानी कि आउटगोइंग पर। आउटगोइंग यहां पर कितने थी, 3 पेन थी, गुणा मैंने किससे कर दिया, 100 से, बराबर कितना आ गया, 1/3%। और वो भी किसी बिना सूत्र के और बिना ट्रिक के, और किससे आया, केवल सॉरी कॉन्सेप्ट से आया। तो मुझे उम्मीद है कि आपका जो बेसिक है वो तैयार कर दिया है, बेसिक तैयार हो गया है। बिना विलंब किए चलते हम छोटे छोटे सवालों की ओर। आप बस एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलो बढ़ते हैं सवाल नंबर 1 की ओर। सवाल नंबर 1 आ चुका है आपके स्क्रीन पर, मेरे सर के मतलब मेरे बगल में आया है। सवाल क्या लिखा हुआ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कि एक दुकानदार एक वस्तु को 800 रुपए में खरीद कर 850 रुपए में बेच देता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। इससे आसान सवाल अगर टोच लेकर भी आप देखोगे तो आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि ये इतना आसान सवाल, इतना बेसिक सवाल दिया गया है, और ये बस इसलिए दिया गया कि आपका कॉन्सेप्ट यदि क्लियर नहीं है। जो विद्यार्थी पहली बार लाभ हानि पढ़ रहे हैं तो 0 लेवल से स्टार्ट करें, और आराम से आप टेंशन ना लें, आप नोट्स बनाते रहिए, आपको समझ में आएगा ही आएगा। ये मेहनत उन विद्यार्थियों के लिए ही है जिन्होंने अभी तक कहीं पर भी कोचिंग नहीं ली है, अभी तक कहीं पर पढ़ाई नहीं करी है, 12th पास करें अभी मान लीजिए, और वो इस फील्ड में अभी नए हैं, तो उनके लिए ये मेहनत है। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, समझने की आप कोशिश करो। यहां पर सीपी कितना है, तो आप कहेंगे सीपी है 800 रुपए। सीपी कितना है, 800 रुपए है।
खरीद कर मतलब क्या है, क्रय मूल्य है। और एसपी कितना है, तो एसपी यहां पर है 850 रुपए, सेलिंग प्राइस कितना है, 850 रुपए है। अच्छा, ये यहां पर सीपी है, ये यहां पर एसपी है, तो जो लाभ है वह कितने का है। हम सीपी का मतलब ये है कि इनकम, सीपी का मतलब क्या है, आउटगोइंग। सीपी का मतलब क्या है, आउटगोइंग। जब हम कोई वस्तु खरीदते हैं तो हमारे पास से क्या जाता है, पैसा जाता है, और जो पैसा बाहर गया है वही क्या है, आउटगोइंग है। तो हमारे पास से कितना रुपए गया था, 800 रुपए गया था। और जब कोई वस्तु हम बेचते हैं तो हमारे पास में क्या आता है, पैसा आता है। तो जो पैसा आया है वो हमारी क्या है, इनकमिंग है। तो इनकम तो कितनी हुई है, 850 रुपए। आउटगोइंग कितनी है, 800 रुपए। तो यहां पर हमें क्या हुआ है, लाभ। और लाभ कितने का हुआ है, 50 का। और ये लाभ जो 50 रुपए का है, यह किस पर है, आउटगोइंग पर है। आउटगोइंग कितना है, 800 रुपया है। क्रय मूल्य कितना है, 800 रुपया है। तो लाभ कितने का हुआ है, लाभ कितने का, 50 का। किस पर हुआ है, 800 पर। गुणा आप किससे कर देंगे, 100 से। 0 से गया 0, ये कितना आ गया, 50/8। 8 6 48 से 2 एकम 2, तो कितना आंसर आ गया है, 6 सही 1/4% का क्या हो जाएगा, हमको लाभ हो जाएगा इस सवाल में। और यह मुझे कहां दिखाई दे रहा है, तो यह मुझे ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है। इससे आसान सवाल आप मेरे से बिल्कुल भी उम्मीद नहीं कर सकते। इससे 0 लेवल से भी आप उम्मीद नहीं कर सकते, इससे नीचे हम नहीं जा सकते। ये इसका जितना भी हम नीचे से शुरुआत कर सकते थे वो उतना हमने कर दिया है, इससे ज्यादा हम शुरुआत नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, शुरुआत के 5-6 सवाल तक आप पेशेंस रखो। हम शुरुआत 0 लेवल से कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, चिंता ना करें आप लोग। दिया गया है, एक दुकानदार एक वस्तु को 1000 रुपए में बेचकर, 1000 रुपए में बेचकर, यानी कि क्या है इसका, ये सेलिंग प्राइस है, 50 रुपए की हानि प्राप्त करता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। इससे आसान सवाल भी दुनिया में शायद ही आपको दिखाई दे। बेचकर मतलब क्या है, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है, 1000 रुपया। सेलिंग प्राइस कितना है, 1000 रुपए है। और यहां पर जो लॉस है, हानि है, वह कितने रुपए की है, 50 रुपए की है। 1000 में जब आपने बेचा है तो आपको हानि कितने की हुई है, 50 रुपए की हुई है। तो आप मुझे बताओ जो इसका क्रय मूल्य होगा, जो इसका सीपी होगा, वह क्या होगा। तो आप कहेंगे कि विक्रय मूल्य प्लस हानि बराबर कितना हो जाएगा, 1050। तो इस वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा वह कितना था, 1050। क्यों, क्योंकि आपने यहां पर 50, ये आपका सीपी है, और आपने यहां पर बेचा है। बेचा कितने का है, 1000 रुपए का। बेचा कितने का है, 1000 रुपए का। और आपको हानि कितने की हुई है, 50 रुपए की। सीपी से कम जो बेचते हो, सीपी से कम जो बेचते हो वो आपके क्या है, हानि है। और सीपी से अधिक पर जो बेचते हो वो आपका क्या है, लाभ है, प्रॉफिट है। ठीक है, तो आपने 50 रुपए कम में बेचा है, तो सीपी तक पहुंचने के लिए आपको 50 रुपए और कमाने पड़ेंगे। तो इसका मतलब जो इसका क्रय मूल्य है वो कितना रुपए अधिक होगा, एसपी से 50 रुपए अधिक होगा। इसलिए इस सवाल का आंसर कितना आ जाएगा, 1050 आ जाएगा। और ये हमें कहां दिखाई दे रहा है, वापस ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है। इसलिए सवाल का सही जवाब होगा 1050। बढ़ते हैं आगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। जिन विद्यार्थियों को यह आता है उनको थोड़ा सा गुस्सा भी आ रहा होगा, इस तरह थोड़ा लेवल के सवाल लीजिए। मैं बार बार आपसे विनती कर रहा हूं, पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए। सवाल का लेवल तो वो दिखा दूंगा जो आपने अभी तक बिल्कुल भी अनुमान भी नहीं लगाया होगा, जिस तरीके से हमने परसेंटेज में किया ही है। कुछ सवाल तो ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि हम बिल्कुल केवल आपको डराने के लिए हम ऐसे सवाल दिखा दें जिस तरह की कोई मतलब ही नहीं हो। सवाल वही होंगे जो एग्जाम के रिलेवेंट होंगे, जो एग्जाम में आज नहीं तो कभी ना कभी या तो आए हुए होंगे या कभी ना कभी आने की संभावना है। संभावना हो सकती है आए, इस बात की कोई श्योरिटी नहीं है, लेकिन होगा वही जो वास्तविकता में हमारे चारों ओर गठित होता है, तो चारों ओर बीतता है। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक अच्छा सवाल, थोड़ा सा अच्छा सवाल कहूंगा मैं इसको। एक व्यक्ति एक साइकिल को 2500 रुपए में खरीदता है और 500 रुपए उसकी मरम्मत पर खर्च करता है। तो 25% लाभ कमाने के लिए उस साइकिल को कितने रुपए में बेचना होगा, यह आपसे सवाल में कहा जा रहा है। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस सवाल में जो सीपी है वह कितना है, 2500 रुपए है। इस सवाल का जो क्रय मूल्य है, इस सवाल में जो साइकिल है उसकी क्रय मूल्य कितना है, 2500 रुपए है। और मरम्मत पर आपने कितना खर्च किया है, तो आपने खर्च किया इसमें 500 रुपए। कितना खर्च किया है, 500 रुपए।
तो इस साइकिल की जो लागत मूल्य है, इस साइकिल की जो लागत मूल्य है वह कितना है, तो आप कहोगे 3000 रुपए। इस साइकिल का जो लागत मूल्य है वह कितना है, 3000 रुपए है। मैंने क्या कहा, लाभ हानि की गणना हमेशा किस पर होता है, आउटगोइंग पर होता है। आउटगोइंग यहां दो प्रकार से हुई, एक सीपी में और एक मरम्मत कराने में। तो यहां टोटल आउटगोइंग कितनी हो गई है, 3000 रुपए। यानी कि लाभ हानि गणना जो करनी है हमें किस पर करनी है, 2500 पर नहीं करनी है, 500 पर नहीं करनी है, किस पे करनी है, 3000 रुपए पर करनी, क्योंकि साइकिल जो हमारी साइकिल जो लागत मूल्य है वह कितना है, 3000 रुपए है। अच्छा, इसको क्या चाहिए, 25% लाभ चाहिए। इसको क्या चाहिए, 25% का लाभ चाहिए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 25% का मतलब होता है 1/4, और प्रॉफिट का निशान कहां जाएगा, ऊपर। तो 4 रुपए तो क्या है, इसका सीपी है। 4 रुपए क्या है, सीपी है, लागत मूल्य आप कह सकते हो। एक का लाभ है, एक का इसको लाभ कमाना है, तो बेचे कितने में, 5 में। बेचे कितने में, 5 में। और गणना हमें किस पर करनी है, 3000 पर करनी है। किस पे करनी है, 3000 पर करनी है। अब आप इतना सा ध्यान रखना, जो चीज हमें चाहिए वो कहां रहनी चाहिए, ऊपर रहनी चाहिए। जो चीज हमें चाहिए वो कहां रहनी चाहिए, ऊपर रहनी चाहिए। बाकी दूसरा मान कहां चले जाता है, नीचे चला जाता है। मान लीजिए हमारे कमरे में काफी सामान पड़ा हुआ है और दिवाली आ रही है, मान लीजिए दिवाली आ रही है और हमें उस सामान को क्या करना है, इकट्ठा करना है। तो हम क्या करेंगे, तो हम किसी न किसी बॉक्सों में उन सामान को जमाएंगे। तो जब हम सामान जमाएंगे तो हम किस तरीके से जमाएंगे, हम इस तरीके से जमाएंगे कि सबसे पहले हम उसमें वो सामान रखें, यानी कि नीचे की ओर हम वो सामान रखें जो कभी काम नहीं आए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो सामान कभी काम आएगा नहीं तो उसको नीचे क्यों रखना है, उसको रद्दी वाले को बेच देना है कि नहीं। तो जो सामान कभी काम आएगा ही नहीं उसको तो नीचे रखने की जरूरत ही नहीं है। जब हमें पता है कभी काम नहीं है तो उसको रद्दी वाले को अपन को बेच देना है। लेकिन जो सामान मान लीजिए कभी काम आ जाए, कभी काम आ सकता है, उसको कहां रखेंगे, नीचे रखेंगे। जो सामान अगले 5-6 महीने में भी काम आने की संभावना हो उसको उसके ऊपर रख देंगे। और जो सामान अभी काम आने वाला उसको हम कहां रखेंगे, ऊपर ही ऊपर रखेंगे। यानी कि जो चीज हमको चाहिए वो कहां रहती है, ऊपर रहती है। अगर हमें सवाल में क्रय मूल्य निकालना है तो क्रय मूल्य ऊपर रहेगा। अगर हमें सवाल में विक्रय मूल्य निकालने की आवश्यकता पड़ रही है तो विक्रय मूल्य ऊपर रहेगा। अगर हमें सवाल में लाभ निकालना है तो लाभ ऊपर रहेगा। अगर हमारे सवाल में हानि निकालनी है तो हानि ऊपर रहेगा। यानी कि जो चीज हमसे पूछना चाह रहा है वो कहां रहेगा, ऊपर रहेगा। ऊपर का मतलब यहां पर अंश के रूप में बनेगा। वहां आपके सामने यहां पर दो ही चीज है कि 100 ऊपर रहेगा या नीचे रहेगा। विद्यार्थी गलती कहां कर बैठता है, विद्यार्थी गलती यही करता है कि 100 ऊपर रहेगा या नीचे रहेगा। जैसे 25% को समझता है तो वो कहता है 100 में खरीदा और 125 में बेचा। अब वहां पर ये कंफ्यूज हो जाता है कि 100 नीचे रहेगा या ऊपर रहेगा, 125 ऊपर रहेगा या नीचे रहेगा। तो आपको कुछ भी नहीं करना, जो चीज आपको चाहिए वो कहां रहेगा, ऊपर रहेगा। आपको क्या चाहिए, यहां पर देखो कितने रुपए में बेचना। बेचने का मतलब क्या होता है, सेलिंग प्राइस। बेचने का मतलब क्या होता है, सेलिंग प्राइस आपसे पूछ रहा है। 1/4 का लाभ कमाना है। 1/4 का लाभ है कि 4 पर लाभ कितने का है, 1 का। तो आपका जो एसपी होगा, सेलिंग प्राइस होगा, वो कितना होगा, 5 रुपए होगा। यानी कि ऊपर क्या रहेगा, 5, तो नीचे क्या आ जाएगा, अपने आप 4 आ जाएगा। बस आपका समाधान मिल जाना चाहिए, कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं होनी चाहिए। अब देखो यहां पर 4 का भाग लगाना है और पिछले वीडियो में ही मैंने बताया था कि कभी भी किसी भी संख्या में 4 का भाग लगाना हो तो कभी भी 4 का भाग मत लगाओ, आधे का आधा कर दो। जैसे कि 30 का आधा कितना हो गया, 15। 15 का आधा कितना हो गया, 7.5। यूं कहो 300 का आधा पॉइंटों में चला गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 300 का डायरेक्ट कर दो। 3000 का आधा कितना हो गया, 1500। 1500 का आधा कितना हो गया, 7.5। 750। बोलो हाँ है ना, तो बिल्कुल हाँ। 3000 का आधा हो गया 1500, 1500 का आधा हो गया 750। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 0, 5, 5, 25, कितना बच गया, 2, 7, 5, 35 और 2 कितना हो गया है, 37। यानी कि यदि हमें उस साइकिल पर कितना परसेंट का लाभ चाहिए, 25% का लाभ चाहिए, तो हमें साइकिल को कितने बेचना होगा, 3750 रुपए में बेचना होगा। जिस साइकिल की लागत मूल्य कितना था, 3000 रुपए था। और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा और काफी विद्यार्थी आगे बढ़ने की चाह रख रहे होंगे। इस सवाल का सही जवाब भी क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। चलो बढ़े हम आगे। चलो देखो नेक्स्ट सवाल। आसान आसान सवाल है, आसान आसान सवाल है। आप लोग बस अच्छे नोट्स बनाइए ताकि कोई दिक्कत बाद में नहीं आए। एक व्यक्ति एक वस्तु को 1800 रुपए में बेचता है
एक व्यक्ति एक वस्तु को 1800 रुपए में बेचता है और 20% हानि प्राप्त करता है। कितनी हानि प्राप्त करता है? 20%। वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा यदि वह 20% लाभ कमाना चाहता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप समझने की कोशिश करो। तो इसमें जो एसपी है, इस सवाल का जो एसपी है वह कितना है विद्यार्थियों? 1800 रुपए है। कितना? 1800 रुपए। और यहां पर दे रखा है क्या कि हमें लॉस हुआ है, हानि हुई है। हानि कितने परसेंट की हुई है? 20% की हुई है। 20% का मतलब क्या हुआ? तो आप कहोगे 1/5 हुआ। लॉस निशान कहां जाएगा? नीचे की ओर जाएगा। एरो कहां जाएगा? नीचे की ओर जाएगा। लेकिन हमें हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? लाभ चाहिए। लाभ कितना चाहिए? 20% का ही लाभ चाहिए। तो कितना चाहिए? 1/5 का ही लाभ चाहिए। लेकिन ये कहां जाएगा? ऊपर जाएगा। देखो, इसका बिल्कुल बेसिक बता रहा हूं पहले मैं आपको, बिल्कुल जो इसका बेसिक है वो। तो 1800 रुपए है। अगर हमें विक्रय मूल्य चाहिए तो उससे पहले हमें क्या चाहिए? क्रय मूल्य चाहिए। किसी भी चीज का विक्रय तभी निकाल सकते जब उसका हमारे पास में क्या हो? क्रय मूल्य हो। तो क्रय मूल्य निकालना है, यानी पहले हमें क्या चाहिए? क्रय मूल्य चाहिए। और मैंने आज सवाल में क्या कहा कि जो चीज हमें चाहिए वो कहां रहेगी? ऊपर रहेगी। 1800 में जब आपने बेचा तो अब क्या हुआ? 20% की हानि हुई, यानी कि 1/5 की हानि हुई। 1/5 की हानि हुई। 1800 रुपए क्या चीज है? सेलिंग प्राइस है। हमें क्या निकालना है? कॉस्ट प्राइस निकालना है। और कॉस्ट प्राइस निकालना है तो कॉस्ट प्राइस कहां रहेगा? ऊपर रहेगा। यानी 5 कहां रहेगा? ऊपर रहेगा। और 5 में से 1 गया तो कितना आ गया? 4 कहां रहेगा? नीचे। अगर मैं इतनी गणना करता हूं तो इस गणना से मेरे पास में क्या आएगा? मेरे पास में यहां पर आ जाएगा सीपी। लेकिन सवाल ने तो एसपी पूछा है। सवाल ने क्या पूछा है? एसपी। तो कोई बात नहीं, अब आगे बढ़ जाते हैं हम। अब हमको यहां पर क्या मिल चुका है? सीपी मिल चुका है। लेकिन हमें क्या चाहिए? एसपी। अब हमें एसपी चाहिए तो एसपी कहां रहेगा? ऊपर रहेगा। तो यहां पर देखो, 5 में अगर लागत मूल्य है तो 1 का लाभ है, तो बेचे कितने में? 6 में बेचेगा। तो 6 कहां रहेगा? ऊपर। और 5 कहां रहेगा? नीचे। 5 से 5 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। ये कितनी बार गया? 2 बार। ये कितनी बार गया? 3 बार। ये कितनी बार गया? 900 बार। 900 गुणा किससे करोगे? 3 से। आंसर कितना आ जाएगा? 2700 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2700। ये मैंने इसका पूरा प्रोसेस और बेसिक तरीका मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। लेकिन यदि हम मान लीजिए इस तरीके से नहीं करते तो आप कैसे करते? तो देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप इस तरीके से भी इसको सोल्व कर सकते थे कि 1800 रुपए है। कितना है? 1800 रुपए। हमें डायरेक्ट क्या चाहिए? यहां पर एसपी चाहिए। मैंने कहा जो चीज हमें चाहिए वो कहां रहेगी? ऊपर। हमें क्या चाहिए? लाभ। लाभ कितना चाहिए? 20% का। तो 20% का लाभ चाहिए तो आप सीपी से कितना अधिक पर बेचोगे? तो आप कहोगे 20% अधिक पर बेचोगे। सीपी कितना होता है? 100% होता है। तो 20% लाभ कमाने के लिए आपका जो एसपी है वह सीपी से कितना अधिक होना चाहिए? 20% होना चाहिए। सीपी का कितना परसेंट होना चाहिए? 120% होना चाहिए। यानी कि हमें क्या चाहिए? 120% की वैल्यू चाहिए। तो यहां ऊपर क्या रहेगा? 120% रहेगा। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। लेकिन आपने बेचा तो कितने में? 1800 में बेचा है और आपको क्या हो गया? हानि हो गई। अब हानि हुई है तो इसका मतलब 100% से आपने कम में बेचा है। कितने कम में बेचा है? जितने की हानि परसेंट हुई है। हानि परसेंट कितने की हुई है? 20% की हुई है। यानी कि 100% में से कितना जाएगा? 20%। तो कितना आ जाएगा? 80%। यानी कि 1800 रुपए जो है उसी पे कितना परसेंट है? 80% है। तो नीचे कितना आ जाएगा? 80% आ जाएगा। परसेंट से परसेंट कैंसिल कर दो। आपका 8 किससे? 40 से। 40 दूनी 80 हो गया। 40 दिया 120 हो गया। ये कितना आ गया? 900। आंसर कितना आ गया इसका? 2700 रुपए। बेसिक तरीका भी मैंने बता दिया और कॉन्सेप्चुअल तरीका भी मैंने आपको बता दिया है। तो इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन है बी होगा। और हमें यहां पर अब आगे बढ़ना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। एक दुकानदार एक वस्तु को 2000 रुपए में बेचता है और 25% हानि प्राप्त करता है, तो 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को कितने रुपए में बेचना होगा? सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रैक्टिस कराने के लिए सवाल दिया गया है और इसको हम बिना विलंब करे जल्दी से सोल्व कर देंगे। 2000 में बेचा। कितने में बेचा? 2000 में। 2000 में बेचने पर क्या हुआ? हानि। हमें क्या चाहिए? वो ऊपर रहेगा। हमें क्या चाहिए? 20% का लाभ। यानी यहां पर कितना आएगा? 120%। जो हमारे साथ में हुआ वो कहां रहेगा? नीचे। 25% हानि का मतलब क्या है? 75%। परसेंट से परसेंट काट दो। ये लीजिए, परसेंट से परसेंट काट दो। 15 5 75, 15 8 120। ये कितनी बार गया? तो 400 बार गया। आंसर कितना आ जाएगा इसका? 3200 रुपए। और ये मुझे कहां दिखाई दे रहा है? ये मुझे ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है। बिना विलंब करे हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट सवाल की ओर। आसान सवाल में इतना समय देंगे, ज्यादा समय हम नहीं दे सकते। अब देखो, थोड़ा सा यहां पर अच्छी बातें वो कर रहा है। एक दुकानदार एक वस्तु को 4200 रुपए में बेचकर, यानी कि एसपी है इसका 4200 रुपए,
16 सही 2/3% की हानि प्राप्त करता है, तो बताइए 14 सही 2/7% का लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तुओं को कितने रुपए में बेचना होगा। जो एडवांस तरीका भी हम बता रहे थे, अब वो यहां पर क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, लागू नहीं होगा। क्यों? मैंने पिछले परसेंटेज के टॉपिक में भी ये कहा था कि हर सवाल एक तरीके से करने का नहीं होता है। जहां परसेंटेज आसान है उसको हम बेसिक तरीके से कर देंगे, और जहां परसेंटेज आसान नहीं है उसको हम फ्रैक्शन से सोल्व करेंगे, तो कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, हमारा कम हो जाएगा। यहां पर अगर हम 100% में करने लगे तो कैलकुलेशन किस में जाएगा, पॉइंटों में जाएगा, और गणना क्या हो जाएगी हमारी, बहुत कठिन हो जाएगी। हम इस सवाल को छोड़ना भी पड़ सकते हैं। तो इसलिए ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना है। जो तरीका मैंने आपको बताया था अभी, वो तरीका द बेस्ट तरीका है। देखो इसका जो एसपी है वह कितना है, 4200 रुपए है। कितना है विद्यार्थियों, 4200 रुपए है। और हमें क्या हुई हानि, इसको दुनिया जानती है, और दुनिया में हम भी आते कितना होता है 1/6, इसको भी दुनिया जानती है कितना होता है 1/7, क्योंकि हमने यहां पर क्या कर लिया है, परसेंटेज कंप्लीट कर लिया है। बस यही कारण था सबसे पहले परसेंटेज करने का, कि आपका बेसिक तैयार हो जाए, आपका जो बेस है वो तैयार हो जाए, और मुझे लगता है वो हमारा तैयार हो चुका है। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक परसेंटेज कंप्लीट नहीं किया है, उनसे मेरी विनती है कि आप लोग परसेंटेज कंप्लीट कर लीजिए, उसको बार बार आप देख लीजिए, जिससे कि लाभ हानि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अगर मान लीजिए लाभ हानि भी चल रहा है, तो आप वहां पर शुरुआत में जो परसेंटेज है उसके दो वीडियो उसके देखिए, एक वीडियो इसके देखिए, ताकि आप लोग क्या हो जाए, यहां पर मेरे साथ में पहुंच जाए। वैसे भी जो वीडियो है एक दिन छोड़ के एक दिन आता है, वो इसलिए आता है, एक दिन आप वीडियो देखें, उसके बाद नेक्स्ट डे आप उसका वो क्या बोलते हैं उसको नोट्स बनाएं, और नेक्स्ट डे आप दूसरा वीडियो देखें, ताकि कोई भी दिक्कत आपको नहीं आए। डेली हम क्लास लगाएंगे, थोड़ी सी समस्या हो सकती है, जो पिछला रह जाता है वो कभी रिकवर करने का आपको मौका नहीं मिलता है। बस यही वजह है कि यहां पर आपको एक दिन छोड़ के एक दिन वीडियो अब उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो वैसे भी देखा जाए तो मुझे भी टाइम लगता है इन चीजों को, एक दिन वीडियो बनाते हैं, फिर एडिटिंग करते हैं, फिर नेक्स्ट डे उसको प्रीमियर करते हैं, सब चीज में टाइम लगता है। अच्छी क्वालिटी की चीज, अच्छी क्वालिटी का वीडियो बनाने के लिए हमें टाइम लगता ही लगता है। तो बस आप भी अपना नोट्स बनाइए अच्छी क्वालिटी के, और मैं अपना अच्छा वीडियो बनाता हूं, है ना। तो एसपी कितना है, 4200 है। यहां पर दे रखा है हानि कितना है, 1/6 हानि है, निशान नीचे रहेगा। लेकिन चूंकि हमें तो क्या चाहिए, लाभ चाहिए। लाभ कितना चाहिए, 1/7 का निशान कहां रहेगा, ऊपर रहेगा। कुछ नहीं करना। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 4200 रुपए क्या चीज है, इसका सेलिंग प्राइस है। जो चीज हमें चाहिए वो कहां रहेगा, ऊपर। सबसे पहले हमें इसमें क्या चाहिए, हमें इसमें सबसे पहले कॉस्ट प्राइस चाहिए, उसके बाद हम कहां पहुंचेंगे, सेलिंग प्राइस पर पहुंचेंगे। तो देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर हमें कॉस्ट प्राइस चाहिए, अगर हमें क्या चाहिए, कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस लाभ हानि गणना में से किस पे होती है, क्रय मूल्य पर होती है। तो कॉस्ट प्राइस कितना यहां पर 6 है, 6 में बेचने पर, 6 में यहां खरीदा, और यहां पर हानि कितने की हुई है, 1 की, तो बेचा कितने में होगा, 5 में। तो ये किसके बराबर है, 5 के। तो यहां पर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस प्राप्त हो जाएगा। लेकिन सवाल ने तो क्या पूछा है आपसे, क्या पूछा है, सेलिंग प्राइस पूछा। सेलिंग प्राइस कौन सा पूछा है, लाभ वाला। लाभ कितना, 1/7, यानी कि अगर हमें सेलिंग प्राइस निकालना है तो सेलिंग प्राइस कहां रहेगा, ऊपर। 7 की वस्तु पर लाभ कितने का है, 1 का, तो कितने बेचोगे, 8 में। वस्तु थी कितने की, 7 की। मुझे उम्मीद है कि यहां पर आपको कोई दिक्कतें नहीं होगी, सोल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। देखो ये कितनी बार गया, 600 बार गया। देखो कितनी बार गया, 120 बार गया। गया कि नहीं गया, तो 120 या कितना है, 48 है, या यूं कहो कि कितना हो गया, 720 हो गया। 720 गुणा किससे कर दोगे, 8 से। तो 0, 8 दूनी 16, 8 7 56, और एक कितना हो गया, 57। तो इस सवाल का जो सही जवाब होगा वह कितना होगा, 5760। मुझे उम्मीद है कि यह सवाल आपको समझ में आ गया है, और आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा, 5760। सेम वैसा ही सवाल था, इसलिए हम इसमें और दोबारा से समझा नहीं सकते। जिनको समझ में नहीं आया है, वीडियो को दोबारा देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और फिर भी समझ में नहीं आए तो कमेंट करके बता देना, नेक्स्ट वीडियो में उसका दोबारा से एक बार रिपीट कर दूंगा, आप टेंशन बिल्कुल भी ना लें। और अगर वीडियो से पहले आप चाहते हैं, तो मैंने बार बार कहा है, टेलीग्राम चैनल पर आपको कुछ भी नहीं करना। टेलीग्राम चैनल पर बस आपको स्क्रीनशॉट सेंड करना है, आपको निश्चित रूप से बहुत जल्दी सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। मेहनत आपको भी करनी है, ऐसा नहीं कि आपको मेहनत नहीं करनी, मेहनत आपको ही करनी है वैसे देखा जाए तो। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट सवाल की ओर। क्या कहा गया है, एक दुकानदार अपनी वस्तु को 12.5% के लाभ पर बेचता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा यदि विक्रय मूल्य 630 रुपए हो। इससे आसान सवाल नहीं हो सकता। अरे आसान सवाल चल रहे हैं अभी, आसान सवाल है, बिल्कुल आसान सवाल है। 12.5% का लाभ मतलब 1/8 का लाभ।
1/8 का लाभ का मतलब 8 रुपए की वस्तु पर लाभ कितने का है, एक का वस्तु कितने बेच दिए, 9 रुपए में। अरे भाई 630 रुपए किसके बराबर था, 9 के बराबर था, गुणा किससे कर दोगे, 8 से। लिखने के तरीके अलग अलग हैं, ऐसे भी कह सकते हो कि 630। आपको क्या चाहिए, क्रय मूल्य चाहिए, क्या चाहिए, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कहाँ रहेगा, ऊपर, और यहाँ क्रय मूल्य कितना है 8, तो नीचे क्या रहेगा, विक्रय मूल्य, और वो कितना है, लाभ है, एक का तो कितना है 9। तो लिखने के तरीके अलग अलग है, बाकी ये भी वही है और ये भी वही है। 9 7 63 8 4 56, आंसर इज 560 रुपए। और ये हमें कहाँ दिखाई दे रहा है, तो यह हमें ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है। बहुत ही आसान सवाल, बहुत ही छोटा सवाल कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या लिखा हुआ है। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 16 सही 2/3% के लाभ पर बेचता है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 1470 रुपए है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। सिर्फ और सिर्फ आपका प्रैक्टिस कराने के लिए सवाल दिया गया है। तो ये देखो 1470 रुपए गुणा हमें क्या चाहिए, क्रय मूल्य। क्या चाहिए हमको, यहाँ पर क्रय मूल्य चाहिए। और अगर हमें यहाँ क्रय मूल्य चाहिए, अगर हमें यहाँ क्रय मूल्य चाहिए तो देखो लाभ कितना, 16 से 2/3% का, यानी 1/6 का, 1/6 का लाभ है। हमें क्या चाहिए, विक्रय क्रय मूल्य चाहिए। क्रय मूल्य कितना यहाँ पर 6 है। अगर 6 रुपए की वस्तु पर 1 का लाभ तो बेचा कितने में होगा आपने, 7 में, तो बटा कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14, कितनी बार के 210 बार, ये 0 6 कितना आ गया 1260। इस सवाल का सही जवाब कितना होगा, तो आप कहेंगे 1260 होगा। और ये कहाँ दिखाई दे रहा है, ऑप्शन है डी में दिखाई दे रहा है। बहुत ही छोटे छोटे सवाल हैं, बहुत ही छोटे छोटे सवाल हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। थोड़े से फास्ट हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बहुत ही छोटे सवाल हैं, लेकिन जो लोग पहली बार देख रहे हैं और उनको कुछ दिक्कतें हो रही हैं, तो आप थोड़ा सा कष्ट कीजिएगा, थोड़ा सा आप मेहनत कीजिएगा, वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि इन सवालों को मैं ज्यादा टाइम नहीं दे सकता, आप भी समझते हैं इन चीजों को। देखो सवाल नंबर 9 क्या कह रहा है। सवाल नंबर 9 ये कह रहा है कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 16 सही 2/3% की हानि पर बेचता है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 1800 रुपए हो तो क्रय मूल्य क्या होगा। ये सवाल में आपसे पूछ रहा है, यानी कि वापस एक बार ऐसा ही सवाल दिया गया है, बस अब की बार क्या है, इसमें हानि है। हानि कितने की है, 1/6 की है, यानी क्रय मूल्य कितना है 6 रुपए, विक्रय मूल्य कितना होगा 5 रुपए। तो 1800 रुपए पर हमें गणना करनी है। हमें क्या चाहिए, क्रय मूल्य चाहिए। क्रय मूल्य कहाँ रहेगा, ऊपर रहेगा, यानी 6 कहाँ रहेगा, ऊपर। 6 में आपने खरीदा है, एक की हानि का आपने कमाई है 6 रुपए पर, तो आपने बेचा कितने में होगा, 5 में। बेचा कितने में होगा, 5 में। अब देखो मैंने क्या कहा आपसे, मैंने कहा कभी भी किसी भी संख्या में 5 का भाग मत लगाओ। कभी भी किसी भी संख्या में 5 का भाग मत लगाओ। जिसमें आप 5 का भाग लगा रहे हो उसमें उसको आप 2 से गुणा कर दो और एक अंक के बाद क्या लगा, दशमलव लगा दो। अब देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या तरीका है। देखो यहां पर कितना हो गया, 12 हो गया क्या। जब मैं इसको 2 से गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो आप गुणा करो इसको। देखो 0 0 12 8 96 9 आ गया, और ये कितना आ गया, 21 आ गया। मैंने क्या कहा था, जिसमें आप 5 का भाग लगाओ उसको डबल कर दो। तो मैंने पूरी संख्या किससे गुणा कर दिया, 2 से गुणा कर दिया। और गुणनफल में आप एक अंक के बाद क्या लगा, दशमलव लगा दो, दशमलव लगा दिया। तो इस सवाल का सही जवाब कितना होगा, 2160 होगा। और ये मुझे कहां दिखाई दे रहा है, ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है। अगर आपको कोई दिक्कत है तो टेंशन ना लो। 1800 गुणा 6 बटा कितना कर दोगे, 5। अब देखो 5 से कितना हो गया, 15। उसके बाद कितना बच गया है, 3। 6 पंजे कितना आ गया है, 30। आप गुणा करेंगे 6 6 36 और 6 18 3 कितना आ गया, 21। तो तभी भी वही आएगा, 2160 ही आएगा। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो मैंने 5 का जो कॉन्सेप्ट है, लॉजिक है, वो मैंने समझाया था पहले कि क्यों हम यहां पर ऐसा करते हैं, क्यों हम 2 से गुणा करते हैं और क्यों एक अंक के बाद दशमलव लगा देते हैं। उसके पीछे कहानी आपको बताई थी, तो आप दोबारा बार बार उस चीज को अपन दोहरा नहीं सकते। यहां पर थोड़ी सी टाइप चेंज हो रही है, बेसिक खत्म है। थोड़ा सा हम एक स्टेप आगे पहुंच रहे हैं। बेसिक खत्म हो चुका है, बेसिक सवाल खत्म हो चुके हैं, यूं कह सकते हो। लेकिन थोड़ा सा हम 1 स्टेप आगे हम आगे कदम बढ़ा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये टाइप क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 12 वस्तुओं क्रय मूल्य के बराबर है, तो पूरे सौदे पर लाभ या हानि ज्ञात करो। मैं इसको आप 1 नहीं 2 नहीं 3 तरीके से बताना चाहूंगा, क्योंकि इस टाइप का पहला ही सवाल है। और अब मैं एडवांस विद्यार्थियों की चिंता नहीं करूंगा क्योंकि अब ये थोड़ा सा लेवल की बात है, तो मेरा ध्यान बिगिनर विद्यार्थियों पर है। जो लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं उनको भी सिखाना है, तो इसलिए मैं यहां पर इस सवाल को 3 तरीके से बताऊंगा। आप लोग बस देखते जाइए। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या कह रहा है।
पहले मैं बता रहा हूं इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो बेसिक है वो पहले मैं आपको बता रहा हूं, और वो क्या है देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैंने कहा माना, सवाल में क्या कहा, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य के बराबर है 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। तो 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर, तो मैंने कहा माना 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य के लिए मैं लिख दिया यहां पर सीपी कितना है, x रुपए है। क्या मान लिया मैंने यहां पर, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना है, x रुपए है। तो एक वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, x बटा 12 रुपए हो जाएगा। क्लियर है, स्टेट क्लियर, कोई भी समस्या इसमें नहीं रही होगी। अगर 12 वस्तुओं का सीपी x रुपए है और 12 वस्तुओं का सीपी 9 वस्तुओं के एसपी के बराबर है, तो मैं यहां कह सकता हूं कि 9 वस्तुओं का एसपी भी कितना होगा, 9 वस्तुओं का एसपी भी क्या होगा, x रुपए ही होगा, क्योंकि मैंने यहां 12 वस्तुओं का सीपी क्या मान लिया है, x रुपए मान लिया है। तो 9 वस्तुओं का एसपी कितना हो गया है, x रुपए हो गया है। तो एक वस्तु का एसपी इज इक्वल टू x अपॉन कितना कर दोगी, 9। x रुपए में आपने कितनी वस्तुएं बेची हैं, 9 वस्तुएं बेची, तो एक वस्तु कितने बेची होगी, x बटा 9 रुपए में बेची होगी। चूंकि यहां पर लाभ है और लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। एक वस्तु का सीपी x बटा 12 रुपए है, एक वस्तु का एसपी x बटा 9 रुपए है। तो अगर मुझे लाभ चाहिए तो मैं कहूंगा कि एक वस्तु का जो एसपी है x बटा 9, इसमें से मैं किसके बाकी कर दूंगा, एक वस्तु के सीपी से, और वह कितना x बटा 12 है। दोनों का लेऊंगा मैं जब यहां पे लेसअप है, तो आप देखो लेसअप पे कितना आएगा, 36 आएगा, यहां कितना आ जाएगा 4x, और यहां कितना आ जाएगा 3x। तो लाभ है, जो प्रॉफिट है वह कितने का है, x बटा 36 रुपए का। कितने का लाभ है सवाल में, x बटा 36 रुपए का हुआ है। क्योंकि सवाल में तो मुझसे क्या पूछा गया है, लाभ या हानि प्रतिशत। जो ऑप्शंस हैं ये किस में है, परसेंट में है, और अगर ये परसेंट में है तो हमें आंसर किस में देना होगा, परसेंट में देना होगा। तो अब बात करते हैं, ये लाभ तो x बटा 36 रुपए का हो गया, लेकिन लाभ हुआ किस पर है, क्रय मूल्य पर। क्योंकि हमें क्या चाहिए, यहां पर लाभ परसेंट चाहिए, तो लाभ परसेंट चाहिए, तो लाभ प्रतिशत, लाभ हुआ है कितने का, x बटा 36 रुपए का। किस पर हुआ है, क्रय मूल्य पर हुआ है। एक वस्तु का सीपी कितना है, x बटा 12 है, और गुणा आप किससे कर दोगे, 100 से कर दोगी। तो देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप क्या करोगे, जो यहाँ पर भाग का चिन्ह है इसको किस में कन्वर्ट कर दोगे, गुणा में, ताकि दिक्कत ना हो। तो आप कहोगे कि x बटा 36 गुणा 12 बटा x गुणा किससे कर दोगे, 100 से। x कैंसिल हुआ, 12 तिया 36 हो गया, और आंसर कितना आ गया है, 33 सही 1/3%। ये था इसका बिल्कुल बेसिक तरीका जो मैंने आपको बताने का यहाँ पर थोड़े से यहाँ पर कोशिश करी है, और मुझे पता है जो बिगनर विद्यार्थी हैं उन्हें ये तरीका पसंद भी आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि आपको एग्जाम में ऐसे करना है, नहीं, एग्जाम में जो करना हो तो मैं अभी आगे बताऊंगा, लेकिन इसको समझना, इसको सीखना बेस के लिए बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने ये बताया है। चलिए एक और तरीका मैं आपको बता रहा हूं। एक और तरीका क्या है, आप समझने की कोशिश करिए। मैंने यहां पर आपसे सवाल में क्या कहा, मैंने आपसे सवाल में कहा कि माना 12 वस्तुओं का जो सीपी है वो कितना मान लिया मैंने, x रुपए मान लिया। कितना मान लिया, x रुपए मान लिया। तो जब मानना ही है, जब मानना हमें है, तो कुछ ऐसा माने जिससे कि कैलकुलेशन क्या हो जाए, कम हो जाए, गणना क्या हो जाए, कम हो जाए। तो 12 वस्तुओं का सीपी 9 वस्तुओं के एसपी के बराबर है, तो मैं कोई एक ऐसी संख्या मानूं जिसमें 12 का भी भाग चल जाए और 9 का भी भाग चल जाए, जिससे कि मैं 12 वस्तुओं का जो सीपी है वो किसके बराबर रख दूं, 9 वस्तुओं के एसपी के बराबर। तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहां पर 12 और 9 वस्तुओं का, यानी 12 और 9 का हमें क्या लेना पड़ेगा, लेसअप लेना पड़ेगा। क्योंकि लेसअप वह सबसे छोटी संख्या होती है जिसमें दी गई सभी संख्याओं पूरा पूरा भाग चला जाता है। तो जो मैंने यहां x माना है, जो मैंने यहां x माना है वो मैं क्या मान लूंगा, 12 और 9 का लेसअप है, और 12 और 9 का लेसअप कितना आ गया, 36। यानी मैंने कहा माना 12 वस्तुओं का जो सीपी है, 12 वस्तुओं का जो सीपी है वह कितना है, 36 रुपए है। ये हमने माना है, x भी हम नहीं माना था, 36 भी हम नहीं माना है, आप कितना भी मान सकते, कोई दिक्कत की बात इसमें है नहीं। अगर 12 वस्तुओं का सीपी 36 रुपए है, तो एक वस्तु का सीपी 36 बटा 12 करोगे, बराबर कितना आ जाएगा, 3 रुपए। यानी कि एक वस्तु को आपने कितने में खरीदा है,
₹3 में खरीदा है और 12 वस्तुओं का जो सीपी है वो किसके बराबर है, 9 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। तो अगर 12 वस्तुओं का सीपी ₹36 है तो 9 वस्तुओं का एसपी भी कितना होगा, ₹36 होगा। और अगर 9 वस्तुओं का एसपी ₹36 है तो एक वस्तु का एसपी 36 मतलब कितना कर दोगे, 9 बराबर कितना कर दोगे, ₹4। एक वस्तु को आपने कितने में खरीदा है, ₹3 में खरीदा है। एक वस्तु को आपने कितने में बेचा है, ₹4 में बेचा है। लाभ कितने रुपए का हुआ, ₹1 का हुआ, ₹1 का हुआ। किस पर हुआ, 3 पर हुआ। गुणा किससे कर दोगे, 100 से। आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 33.1/3%। मुझे उम्मीद है कि यह तरीका भी आपको समझ में आ गया होगा। दोनों एक ही तरीके हैं, वहां हमने x माना, यहां पर हमने कोई संख्या मान ली, जिससे कि गणना क्या हो गई, आसान हो गई। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम करते हैं एक और तरीके से इस सवाल को, जो इसका बिल्कुल तरीका अच्छा है और वो चीज आपको सीखनी है। सीखना क्या है, कुछ भी नहीं है, साफ साफ लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है। क्या बोला है, 9 वस्तुओं का एसपी। क्या बोला है, 9 वस्तुओं का एसपी किसके बराबर है, 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, 12 वस्तुओं के सीपी के बराबर है। सवाल को हमने लिखा है केवल, और कुछ भी इसमें हमने किया नहीं है। 9 वस्तुओं का एसपी किसके बराबर है, 12 वस्तुओं की सीपी के बराबर है। ये आंतरिक पद और ये क्या हो गया, बाह्य पद। एसपी कितना आ गया है, ₹12, तो सीपी कितना था, ₹9। आपने खरीदा कितने में था, 9 में, तो बेचा कितने में है, 12 में। लाभ कितने का हुआ है, 3 का। किस पर, 9 पर। गुणा किससे, 100 से। आंसर कितना आ जाएगा, 33.1/3%। मुझे उम्मीद है कि यहां तक कोई दिक्कत नहीं रही होगी। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट सवाल की ओर। ऐसा ही और सवाल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो पूरे सौदे में कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी, ये सवाल में हमसे पूछना चाह रहा है। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये सवाल ठीक वैसा ही है जैसा कि हमने अभी किया था। तो इसको हम 3 तरीके से नहीं करेंगे, एक तरीके से करके इसको खत्म कर देंगे। वो तरीका कौन सा होगा, द बेस्ट तरीका M3 होगा। तो देखिए कैसे करते हैं सवाल को। कहा गया कि 12 वस्तुओं का सीपी इज इक्वल टू 9 आर्टिकल का 12 वस्तुओं का एसपी, 12 वस्तुओं का एसपी इज इक्वल टू 9 वस्तुओं का सीपी के बराबर है। ऐसा सवाल में लिखा हुआ है, बोल रहा है। तो एसपी कितना है, ₹9, सीपी कितना है, ₹12। एसपी है यहां पर ₹9 और सीपी है यहां पर ₹12। ₹12 की वस्तु को आपने कितने बेच दिया, ₹12 की वस्तु को आपने 9 में बेच दिया, तो लाभ हुआ कि हानि हुई, आप कहेंगे हानि हुई। हानि कितने की हुई, ₹3 की हुई। ₹3 की हानि किस पर हुई, सीपी पर हुआ। सीपी कितना है, 12 है। गुणा किससे किया, 100 से किया। आंसर कितना आ गया, 25%। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, 25% का क्या होगा, यहाँ पर लॉस होगा। और ये मुझे कहाँ दिखाई दे रहा है, 25% क्या होगी, हानि लिखा हुआ नहीं है, हानि लिखा होना चाहिए था यहाँ पर। तो 25% क्या होगी, यहाँ पर हानि होगी। ठीक है विद्यार्थियों, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट सवाल की ओर। देखो क्या बोल रहा है सवाल में कि एक व्यक्ति 80 किलोग्राम चावल खरीदता है और उसे 30 किलोग्राम के लिए किए गए भुगतान के बराबर के लाभ पर बेच देता है। उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। आसान सवाल है, आसान तरीके से मैं आपको बताने की यहां पर कोशिश करता हूं। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मान लीजिए प्रति किलोग्राम चावल का भाव कितना है, ₹1 पर किलोग्राम। चावल का भाव कितना, ₹1 पर किलोग्राम। खरीदा कितना है, 80 किलोग्राम। तो 80 किलोग्राम चावल कितने रुपए में आए होंगे, ₹80 में आए होंगे। ठीक है, फिर क्या कहा गया, उसे 30 किलोग्राम के लिए किए गए भुगतान। तो 30 किलोग्राम चावल, 30 किलोग्राम चावल कितने में आए होंगे, तो आप कहोगे ₹30 में आए होंगे। क्या, 30 किलोग्राम के लिए किए गए भुगतान के बराबर लाभ, यानी कि लाभ कितने का है, ₹30 का है। ₹80 क्या चीज है, कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है। तो उससे पूछ क्या रहा है, लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, लाभ परसेंट हमसे पूछ रहा है। तो लाभ कितने का हुआ, 30 का हुआ है। किस पर हुआ है, 80 पर हुआ है। गुणा किससे कर दोगे, 0 से। 0 से 0 काटा तो ये कितना आ गया है, देखो 30/8 है। मैंने क्या कहा, 8 का भाग भी आप कभी मत लगाओ, कोई जरूरत नहीं है। आधे का आधा करके आधा कर दो, 3 बार आधा कर दो, 8 का भाग लग जाएगा। 300 का आधा कितना हो गया, 150 का आधा कितना हो गया, 75 का आधा कितना हो, 37.5। तो इस सवाल का सही जवाब कितना होगा, 37.5%। और ये मुझे कहाँ दिखाई दे रहा है, ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है। ये जो बेसिक तरीका मैंने आपको बताया, बस आप करते यहीं कर लेते कि 30 किलोग्राम का लाभ है,
किस पर है, 80 किलोग्राम पर सवाल खुद बोल रहा था ये, गुणा 100 आप करो तो आपकी मर्जी, नहीं करो तो आपकी मर्जी। आपको परसेंट वैसे पता होना चाहिए, 0.03/8 जो है कितना होता है, 37.1/2% होता है, ये पता होना आपको चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। क्या दिया गया है, देखो अच्छा सवाल में से कहूंगा क्या कहा गया है, 25 संतरे बेचने पर किसी दुकानदार को 5 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसे पूरे सौदे पर कुल कितने % का लाभ होगा, ये सवाल में आपसे पूछना चाह रहा है। 25 संतरे बेचने पर किसी दुकानदार को 5 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो पूरे सौदे पर कुल कितने % का लाभ होगा, इस सवाल में आपसे पूछना चाह रहा है। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस सवाल को भी मैं आपको 2 तरीके से बता रहा हूं, एक बेसिक और एक एडवांस। देखो क्या कहता है, मैंने कहा कि माना एक संतरे का विक्रय मूल्य क्या मान लिया मैंने, 1 रुपए। मैंने यहां विक्रय मूल्य क्यों माना, क्रय मूल्य क्यों नहीं माना, यह भी एक सोचने की बात थी कि हमेशा क्रय मूल्य मानते हैं, लेकिन यहां पर हमने क्या माना है, विक्रय मूल्य माना है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने यहां विक्रय मूल्य इसलिए माना है क्योंकि जो लाभ है वो किसके बराबर है, विक्रय मूल्य के बराबर है। साफ साफ लिखा, लाभ किसके बराबर है, विक्रय मूल्य के बराबर है। अगर लाभ क्रय मूल्य के बराबर होता तो मैं यहां क्रय मूल्य मानता, अगर लाभ विक्रय मूल्य के बराबर होता तो यहां पर मैंने क्या मान लिया है, विक्रय मूल्य मान लिया है। तो माना एक संतरे का विक्रय मूल्य कितना मान लिया, 1। तो बेचा कितने हैं, 25 संतरे बेचा है, तो 25 संतरों का विक्रय मूल्य, 25 संतरों का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 25 रुपए हो जाएगा। 25 संतरे आपने कितने बेचा है, 25 में बेचा है, और 25 संतरे बेचने पर आपको 5 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हुआ है, लाभ हुआ है। तो 5 संतरों का विक्रय मूल्य, 5 संतरों का विक्रय मूल्य एसपी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 रुपए आ जाएगा। 25 में बेचने पर 5 का लाभ हुआ है, लेकिन लाभ हानि हमेशा किस पर होती है, आउटगोइंग पर होती है। यहां पर आउटगोइंग कितना है, तो आप कहोगे कि 25 में तो आपने बेचा है, 5 का तो लाभ कमाया है ना। 5 का लाभ 25 पे कमाया है क्या, जी नहीं, 25 तो हमारे पास में आया है, 25 तो क्या है, इनकमिंग है। तो बेचा कितने में था आपने, 20 में, क्योंकि 25 रुपए जब आए हैं आपके पास, उसमें 5 रुपए क्या है, लाभ भी है आपका। जब 25 रुपए आपके पास में आए हैं तो उसमें 5 रुपए क्या है, लाभ है। तो आपकी जेब से गया कितना था, 20 रुपए। यानी 5 का जो लाभ हुआ है 25 पर नहीं, किस पर हुआ है, 20 पर। गुणा किससे कर दोगे, 100 से, और आंसर कितना आ जाएगा, 25%। इस सवाल का सही जवाब जो होगा तो वह कितना होगा, 25% क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। क्लियर है, ये था हमने बेसिक तरीका को बताया। इसका एडवांस तरीका क्या है, देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, समझने की आप कोशिश करो। देखो एक बार मैं ये कह रहा हूं, सवाल में क्या कहा गया है, सवाल में कहा गया 25 संतरे बेचने पर किसी दुकानदार को 5 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, 5 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। सुनो मेरी बात, आप जानते हैं सीपी बराबर क्या होता है, सीपी यानी क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, तो आप कहोगे एसपी माइनस प्रॉफिट होता है। क्या होता है, क्रय मूल्य जब लाभ हो तो विक्रय मूल्य में से लाभ की बाकी कर देने पर, विक्रय मूल्य में से लाभ की बाकी कर देने पर हमें क्या प्राप्त होता है, हमें क्रय मूल्य प्राप्त होता है। क्या, विक्रय मूल्य में से लाभ घटा देने पर हमें क्या प्राप्त होगा, क्रय मूल्य प्राप्त होगा। 50 का पेन 60 में बेचा, लाभ कितने का, 10 रुपए का हुआ। 60 में बेचने पर लाभ 10 रुपए का है, 60 में बेचने पर 10 रुपए का लाभ है, तो क्रय मूल्य कितना है, आपको 60 माइनस 10 बराबर कितना आ जाएगा, 50 रुपए, और ये मेरा क्या होगा, क्रय मूल्य होगा। अब 25 संतरे बेचे हैं, तो 25 संतरे बेचे, तो 25 संतरे खरीदे होंगे आपने, 25 संतरे खरीदे होंगे, तो ये आ गया 25 का सीपी, 25 संतरों का क्या आ गया, ये क्रय मूल्य आ गया है। और जब आपने इनको बेचा तो कितने बेच दिया, 25 एसपी में बेच दिया। कितने बेच दिया, 25 एसपी में, और 25 एसपी में बेचने पर आपको क्या हुआ, लाभ हुआ। लाभ किसके बराबर है, 5 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर, क्या होगा, 5 एसपी हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई। 25 संतरों का ये क्या चीज है, क्रय मूल्य है। 25 संतरों के क्या है, क्रय मूल्य है। ये क्या है, 25 संतरों का विक्रय मूल्य है। इसमें क्या है, लाभ है। लाभ कितने संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है, 5 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। विक्रय मूल्य में से लाभ की बाकी कर देने पर क्या प्राप्त होगा, मुझे क्रय मूल्य प्राप्त होगा। ये भी क्रय मूल्य है और ये भी क्या है, क्रय मूल्य, दोनों बराबर हैं। तो यहां हो जाएगा 25 सीपी इज इक्वल टू 20 एसपी। तो आप आगे जानते हैं सीपी और एसपी। तो यहां पर लाभ कितने का है, 5 का, किस पर है, 20 पर, गुणा किससे करोगे, 100 से। आंसर कितना आ जाएगा, 25%। क्लियर है।
मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर नहीं भी आई है तो धैर्य रखें, और सवाल अभी आप आगे आएंगे, आपको समझ में आएगा ही आएगा। बढ़ता हूं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखो क्या बोल रहा है। 25 संतरे बेचने पर किसी दुकानदार को 5 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। अब की बार किसके बराबर है? क्रय मूल्य के बराबर है। तो पूरे सौदे पर कुल कितने प्रतिशत का लाभ होगा, ये सवाल में आपसे पूछना चाह रहा है। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं वही कह रहा हूं कि माना एक संतरे का सीपी कितना मान लिया मैंने, 1 रुपए। आपने बेचा कितने हैं? 25 संतरे। तो 25 संतरों का सीपी कितना हो गया है? 25 रुपए हो गया है। कितना हो गया है? 25 रुपए हो गया है। और 5 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 5 संतरों का क्रय मूल्य, 5 संतरों का सीपी कितना है? 5 रुपए है। आपको पता है कि लाभ हानि गणना करने के लिए हमारे पास एक तो लाभ या हानि हो और क्या हो? क्रय मूल्य हो। हमें यहाँ एसपी की आवश्यकता ही नहीं है। तो लाभ कितने का हुआ? 5 का हुआ है। किस पर हुआ है? क्रय मूल्य पर हुआ है। क्रय मूल्य कितना है? 25 रुपए है। गुणा किससे कर दोगे? 100 से कर दोगे। आंसर कितना बताओगे? 20% बताओगे। कोई दिक्कत है इसमें किसी को? नहीं। आप चाहते हैं वैसा करना तो वैसा कर देते हैं। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, समझने की आप कोशिश करो। 25 संतरे बेचने पर तो 25 संतरों का सीपी इज इक्वल टू 25 संतरों का एसपी, और यहां पर हमें क्या है? 5 संतरों क्रय मूल्य के बराबर लाभ है। तो मैं क्या कर दूंगा? 5 सीपी कर दूंगा, क्योंकि क्रय मूल्य के बराबर है तो सीपी आएगा, विक्रय मूल्य के बराबर है तो एसपी आएगा। तो ये हो गया 25 सीपी इज इक्वल टू, यहां पर कितना आ गया? 20 सीपी आ गया। सॉरी, यहां पर देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि ये एसपी और ये क्या है? सीपी, इधर की ओर आएगा ये। तो 25 सीपी तो ये रहा, और 5 सीपी इधर आ जाए, किसका बन जाएगा? प्लस का। तो कितना हो जाएगा? 30 सीपी। 30 सीपी इज इक्वल टू, यहां पर क्या बच गया? 25 एसपी बच गया। तो एसपी सीपी तो कितना है? 25 रुपए। एसपी कितना है? 30 रुपए। 25 का सामान आपने कितने बेच दिया? 30 रुपए में बेच दिया। 25 का सामान आपने कितने बेच दिया? 30 रुपए में बेच दिया। तो लाभ कितने का हुआ? 5 का हुआ। किस पर हुआ? 25 पर हुआ। गुणा किससे कर दोगे? 100 से। तो भी आंसर कितना आ जाएगा? 20% आ जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, और यानी कि 20% होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल नंबर 15। अभी तो और सवाल बचे हैं, अभी आप चिंता ना करें, समझ में तो आएगा ही आएगा, आपको समझा के ही जाऊंगा, चिंता ना करें आप लोग। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखो आप क्या कहना चाह रहा है। 25 संतरे बेचने पर किसी दुकानदार को 5 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। पिछले सवाल में क्या था? लाभ था। अब की बार क्या है? हानि है। तो उसे पूरे सौदे पर कुल कितने प्रतिशत हानि होगी? मेरा केवल एक ही उद्देश्य है कि जो भी टाइप हम स्टार्ट करें, टॉपिक नहीं टाइप, जो भी टाइप हम स्टार्ट करें वो टाइप क्या होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए। जीरो से हीरो होना चाहिए, बेसिक टू एडवांस होना चाहिए, बेसिक टू डिफिकल्ट लेवल होना चाहिए, ताकि कोई भी चीज नहीं बचे। और जब हम टाइप क्लियर करते हुए चलेंगे तो एक दिन टॉपिक क्लियर होगा, और टॉपिक जब क्लियर होंगे तो एक दिन सब्जेक्ट क्लियर होगा, और जब सब्जेक्ट क्लियर होगा तो निश्चित रूप से आपको को रोकने वाला नहीं होगा। ऐसा मेरा मानना है। टारगेट बड़ा होना चाहिए, लेकिन उसको टुकड़ों में तोड़ के रखना चाहिए, ताकि हमें दिक्कतें नहीं आए, साथ के साथ आकलन भी हमारा होता जाए। टारगेट बड़ा ही रखो कि मुझे अर्थमेटिक, एडवांस मैथ दोनों सीखना है। सीखना किसे है? टुकड़ों में सीखना है। टुकड़ों का टुकड़ा कर लिया अपन ने, परसेंटेज, ये आपके सब्जेक्ट के टुकड़े हो गए। अब परसेंटेज हमने तोड़ दिया कितने टाइपों में? 14 टाइपों में तोड़ दिया था हमने, तो और आसान हो गया। तो टाइप वाइज क्लियर करते हुए चले तो आराम से ही चीजें क्या हो जाएंगी? क्लियर होती जाएंगी। बड़ा टारगेट को आप छोटे छोटे टुकड़े में कर लोगे तो आपको टारगेट बड़ा नहीं दिखाई देगा, और वो अचीव भी हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते रहिए मेरे साथ। चलो करते हैं इस सवाल को मेरे प्यारे विद्यार्थियों। क्या कहा गया है? 25 संतरे बेचने पर, तो 25 संतरे खरीदे होंगे तो 25 सीपी लिखो पहले यहां पर, बराबर 25 एसपी, यानी 25 को बेच भी दिया आपने। उसके बाद में क्या हुआ? हानि। क्या हुआ? हानि। अगर मुझे क्रय मूल्य निकालना है तो विक्रय मूल्य में मुझे हानि जोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हानि जोड़ना पड़ेगा। तो आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य प्लस हानि। क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस लाभ। लाभ के हम बाकी करते हैं, क्योंकि जब लाभ होता है तो हम क्रय मूल्य से आगे निकल चुके होते हैं, तो वापस हानि क्या करना पड़ेगा? हमको माइनस करना पड़ेगा। और हानि में हम क्रय मूल्य से पहले ही रुक जाते हैं, तो वहां तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? प्लस करना पड़ता है। तो 25 एसपी प्लस 5 संतरों का क्रय मूल्य के बराबर, तो यहां पर क्या आएगा? 5 सीपी आएगा, क्योंकि क्रय मूल्य के बराबर है तो क्या आएगा? 5 सीपी आएगा। सीपी इधर हो जाएगा तो किसका बन जाएगा? ये प्लस का बन जाएगा, माइनस का बन जाएगा। तो कितना है? 20 सीपी।
इज इक्वल टू कितना है 25 SP। CP कितना है 25, SP कितना है 20। अरे 25 का सामान कितने में बेचा, 20 में बेचा। तो 25 का सामान 20 में बेचा तो लाभ हुआ कि हानि हुई, हानि हुई है। हानि कितने की हुई है, 5 की। किस पर है, 25 पर। गुणा किससे, 100 से। आंसर कितना 20%। 20% क्या होगा, लॉस होगा। 20% की क्या होगी, हानि होगी। और ये मुझे कहां दिखाई दे रहा है, ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है। मुझे उम्मीद है कि अब ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या कह रहा है, सवाल में कहा गया है, एक आसान सवाल है। एक थोक विक्रेता किसी फुटकर व्यापारी को 30 पेन 27 पेन के अंकित मूल्य पर देता है और फुटकर व्यापारी सभी पेन को अंकित मूल्य पर बेचता है, तो फुटकर व्यापारी लाभ प्रतिशत क्या होगा, फुटकर व्यापारी का लाभ परसेंट क्या होगा, इस सवाल में आपसे पूछना चाह रहा है। व्यापारी है तो यहां पर आप सही कर लीजिएगा, हिंदी की टाइपिंग मिस्टेक है, कर लीजिएगा वो। तो देखो क्या कहा गया है, कहा गया है कि एक थोक विक्रेता किसी फुटकर व्यापारी को 30 पेन 27 पेन के अंकित मूल्य पर देता है। मान लीजिए एक पेन का जो MRP है, अंकित मूल्य कितना रुपए है, 1 रुपए है। कितना रुपए है, 1 रुपए। और 30 पेन 27 पेन के अंकित मूल्य पर देता है, यानी कि उसने पे कितने पेनों का किया है, 27 पेन का किया है। तो 27 पेन का जो MRP होगा वो कितना होगा, 27 रुपए होगा। और फुटकर व्यापारी ने सभी पेनों को अंकित मूल्य पर बेच दिया, यानी 30 पेन का अंकित मूल्य, बेचा तो उसने 30 पेन ही है, तो 30 पेन का अंकित मूल्य कितना होगा, 30 रुपए होगा। 30 पेन लाया कितने में था, 27 रुपए में लेकर आया था, और बेचा कितने में है, 30 रुपए में बेचा है। तो लाभ कितने का हुआ, 3 रुपए का हुआ। 3 रुपए का लाभ विद्यार्थी जल्दबाजी में 30 पे कर देगा। 3 रुपए का लाभ किस पे कर देगा विद्यार्थी, जल्दबाजी में 30 पे कर देगा, लेकिन 30 पर लाभ नहीं हुआ है। लाभ किस पर हुआ है, 27 पर हुआ है। गुणा किससे, 100 से। आंसर कितना आ जाएगा, 11 कंप्लीट 1/9, क्योंकि 9 आ गया तो आंसर आ गया सही 1/9%। और ये मुझे कहां दिखाई दे रहा है, तो ये मुझे ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है। मुझे उम्मीद है कि यह समझ में आपको आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट सवाल की ओर। देखो सवाल की ओर, तो देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस टाइप में हम इतना ही रखते हैं, यानी कि इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। तो जल्द ही मिलते हैं आपसे बाकी सवालों के साथ में। आप, हालांकि ये बिल्कुल बेसिक सवाल थे, आपको इतना इंटरेस्ट नहीं आया होगा, लेकिन आपने देखा कि लास्ट सवाल जैसे हमने किए हैं, अब यहां से हमारा लेवल क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो आप लोग एक भी वीडियो स्किप ना करें। ये कम से कम आप मान के चलो 15 से 20 वीडियो लाभ हानि के आएंगे, और हम ज्यादा नहीं तो 250 प्लस क्वेश्चन हम करने वाले हैं। आज पहले वीडियो में आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं कि हम 250 प्लस क्वेश्चन हम लाभ हानि में करने वाले हैं। जैसे कि हमने प्रतिशत में 204 क्वेश्चन किए थे, 200 प्लस क्वेश्चन किए थे, उसी प्रकार हम यहां पर लाभ हानि में भी 250 प्लस क्वेश्चन हम करने वाले हैं। लेकिन आपको लगातार वीडियो देखते रहना है, बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है। और हां, अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगती हो, पसंद आती हो, मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हो, तो आप इसे अधिक से अधिक शेयर भी करें, लाइक भी करें, कमेंट भी करें। और जिन विद्यार्थियों ने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबाकर उस पर ऑल पर क्लिक करें, जिससे कि हमारा जब वीडियो आता है तो आपको क्या मिल जाएगा, नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वैसे तो हमारी क्लास फिक्स रहती है कि एक दिन छोड़कर हमारी एक दिन क्लास होती है। कभी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाए तो बात अलग है, लेकिन उसकी भी जानकारी मैं आपको लाइव आकर अवश्य दिया करूंगा, जिससे कि आपको इंतजार करना ना पड़े। तो हमारी क्लास जैसा कि पहले से ही शेड्यूल है कि एक दिन छोड़कर एक दिन हमारी क्लास होती है, अल्टरनेट हमारी क्लास चलती है। तो आप लोग जो भी मैंने आज बताया है इसको आप तैयार करिए। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक नोट्स बनाना स्टार्ट नहीं किया है, मेरी उनसे विनती है कि आप लोग नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए, जिससे कि हमें प्रॉपर बेनिफिट इसका मिल सके, जिससे कि हमें बार बार कोचिंग करने की आवश्यकता नहीं पड़े। तो मिलते हैं आपसे मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्द ही एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप सावधान रहिए, सतर्क रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।